एसआई यूनिट्स। कौन सी यूनिट्स? एसआई यूनिट्स। देखें, एक बात पहले जो है वो स्टैब्लिश हो चुकी है कि बगैर यूनिट के कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। हम एफिशिएंसी को फिजिकल क्वांटिटी क्यों नहीं मानते? क्योंकि उसकी यूनिट नहीं होती। हम स्ट्रेन को फिजिकल क्वांटिटी क्यों नहीं मानते? क्योंकि उसकी यूनिट नहीं होती। तो हर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है। अच्छा, अब इसमें एक स्टेप और आगे चलते हैं। हर फिजिकल क्वांटिटी की एक से ज्यादा यूनिट्स होती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 50 ग्राम, अगर मैं आपसे कहूँ 5 किलोग्राम, अगर मैं आपसे बोलूँ 200 मिलीग्राम, तो ये 50 ग्राम, 500 किलोग्राम, 200 मिलीग्राम, ये सब क्या है? ये सब मैं मासेस की बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ 4 सेकेंड्स, 5 मिनट्स, 6 आवर्स, 3 डेज, तो ये सब मैं क्या बातें कर रहा हूँ? टाइम की बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं आपसे बोलूँ 50 फ़ारेनहाइट, मैं आपसे बोलूँ 300 केल्विन, ये सब मैं किसकी बातें कर रहा हूँ? टेम्परेचर की बातें कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ 1 लीटर, 2 मिलीलीटर, 3 मिलीमीटर क्यूब, 4 डेसीमीटर क्यूब, 5 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये मैं किसकी बातें कर रहा हूँ? ये मैं वॉल्यूम की बातें कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 मिलीमीटर स्क्वायर, 500 किलोमीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर, तो ये मैं सब किसकी बातें कर रहा हूँ? एरिया की बातें कर रहा हूँ। मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है? मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि एक फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं यूनिट्स के। अगर आप मास मेजर करना चाहते हैं तो कोई पाबंदी नहीं है, उसके लिए मीटर भी है। सॉरी, अगर आप मास मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए किलोग्राम भी है, मिलीग्राम भी है, माइक्रोग्राम भी है। अगर आप लेंथ नापना चाहते हैं उसके लिए सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, किलोमीटर भी है, इंच भी है, फीट भी है, यार्ड भी है, माइल्स भी है। ऐसे टेम्परेचर, ऐसी फोर्स, ऐसी प्रेशर, ऐसी वॉल्यूम, सब चीजों के लिए। अब हम क्या करते हैं कि बेशक हर क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट्स हैं, लेकिन हम हर क्वांटिटी के लिए एक यूनिट को उसका स्टैंडर्ड बना देते हैं। जैसे मास की बहुत सारी यूनिट्स अवेलेबल है, लेकिन हमारे लिए उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है किलोग्राम। ऐसी टाइम की बहुत सारी यूनिट्स हैं, लेकिन हमारे लिए उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है सेकंड। ऐसी लेंथ की बहुत सारी यूनिट्स हैं, लेकिन हमारे लिए उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर। ऐसी टेम्परेचर की बहुत सारी यूनिट्स हैं, लेकिन हमारे लिए उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है केल्विन। ऐसी वॉल्यूम की बहुत सारी यूनिट्स हैं, लेकिन हमारे लिए उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर क्यूब। ऐसी एरिया की बहुत सारी यूनिट्स हैं, लेकिन हमारे लिए जो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर। ऐसे फोर्स की बहुत सारी यूनिट्स हैं, लेकिन हमारे लिए जो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है वो है न्यूटन। ऐसे स्पीड को आप बहुत सारी यूनिट्स में नाप सकते हैं, लेकिन हम उसके स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं मीटर पर सेकंड। ऐसे प्रेशर के लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे लिए जो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है वो है पास्कल्स। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारे पास हर क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट्स हैं, लेकिन हर क्वांटिटी की स्टैंडर्ड यूनिट एक ही है। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करें, फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है। फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें 48 टीम्स जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। हर टीम के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, ऑफिशियल्स होंगे। तो पूरे लोग मिलाकर थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है फुटबॉल खेलने के लिए आए होंगे। सही है। लेकिन अगर आप हर टीम के कैप्टन को चूज करें, मतलब टीम 1 का कैप्टन, फिर टीम 2 का कैप्टन, फिर टीम 3 का कैप्टन, फिर टीम 4 का कैप्टन से लेकर टीम 48 तक का कैप्टन, और सारी टीम्स के कैप्टन को एक जगह खड़ा कर दें, तो टोटल कितने लोग होंगे वहां पर? जवाब दें अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो। हाँ भाई, अगर आप हर टीम के कैप्टन को अलग करके एक जगह खड़ा कर दें तो कितने लोग जमा होंगे? ये काफी ज्यादा होंगे। ऑल राइट। इस देखें, ये सवाल पता है मैंने क्यों किया है? इस सवाल मैंने इसलिए किया है कि मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि आप तीनों मेरी बात गौर से सुन भी रहे हैं या सिर्फ जो है वो आराम से बैठे हुए हैं कुर्सी पे। मैं अपना सवाल रिपीट करता हूँ। देयर आर 48 टीम्स इन वर्ल्ड कप ऑफ फुटबॉल, so many players and so many officials are there. But if we select only the captain of each team and we separate them from all others, so how many people should we have? 48। 48। 48 होने चाहिए। 48 टीम्स हैं, हर टीम के कैप्टन को हमने अलग कर लिया, तो 48 बंदे जमा होंगे ना। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, हर फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट्स हैं, लेकिन हमने क्या किया कि हर क्वांटिटी का एक कैप्टन हमने सेलेक्ट कर लिया, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है। अब अगर हम सारे कैप्टन्स को एक जगह जमा करेंगे, सारी हम यूनिट्स को एक जगह जमा करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट्स को, तो हमारे पास कितनी यूनिट्स जमा होंगी? अगर हम हर क्वांटिटी की स्टैंडर्ड यूनिट को सेलेक्ट कर लें और सारी यूनिट्स एक जगह जमा कर लें, तो हमारे पास कितनी यूनिट्स जमा हो जाएंगी? यस। क्या मैं अपना सवाल रिपीट करूं? यस बॉयज एंड गर्ल्स, मैं अपना सवाल रिपीट करूं? नहीं।
नहीं, मैंने आपसे ये पूछा है कि अगर मैं हर फिजिकल क्वांटिटी की एक एक यूनिट को स्टैंडर्ड अज्यूम कर लूं और फिर उन स्टैंडर्ड यूनिट्स को एक जगह जमा करूं, तो हाउ मैनी स्टैंडर्ड यूनिट्स शुड आई हैव? सर जी, यूनिट्स आपने सामने अवेलेबल करे हैं, उसमें से तो 9 होंगे। अगर मैं उस टेबल की बात ही नहीं कर रहा। अगर मैं हर क्वांटिटी की एक एक स्टैंडर्ड यूनिट सेलेक्ट कर लूं और उसको एक जगह जमा कर लूं, तो मेरे पास उतनी यूनिट्स जमा होंगी जितनी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। नहीं, इसका बहुत सिंपल सा जवाब है। मेरे पास उतनी स्टैंडर्ड यूनिट्स जमा होंगी जितनी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। आई एम नॉट श्योर कि दुनिया में कितनी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। लेट सपोज दुनिया में 300 फिजिकल क्वांटिटीज होती है, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स भी कितनी जमा होंगी? 300 जमा होंगी। अगर दुनिया में टोटल 500 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, तो कितनी स्टैंडर्ड यूनिट्स जमा होंगी? 500 जमा होंगी। अगर दुनिया में 250 फिजिकल क्वांटिटीज मौजूद हैं, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स भी कितनी होंगी? 250 होंगी। अब जब हम सारी क्वांटिटीज की स्टैंडर्ड यूनिट्स को एक जगह जमा कर लेते हैं, तो सारी स्टैंडर्ड यूनिट्स का जो ये सेट है, ये सेट क्या कहलाता है? ये सेट एसआई यूनिट्स कहलाता है। ये सेट क्या कहलाता है? एसआई यूनिट कहलाता है। इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई यूनिट्स का मतलब ये है कि हमने हर क्वांटिटी के लिए एक एक स्टैंडर्ड यूनिट को सेलेक्ट किया हुआ है, और उन तमाम एक एक स्टैंडर्ड यूनिट्स का जो सेट है फॉर ऑल द क्वांटिटीज, उस सेट को हम एसआई यूनिट्स कहते हैं। अब मैं अपना सवाल फिर रिपीट करता हूँ। हाउ मेनी एसआई यूनिट्स शुड वी हैव? मैं अपना सवाल रिपीट कर रहा हूँ। हाउ मेनी एसआई यूनिट्स वी मस्ट हैव? हमारे पास कितनी एसआई यूनिट्स होंगी टोटल? As much as physical quantity we have. एज मैनी एज फिजिकल क्वांटिटीज वी हैव। हमारे पास जितनी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उतनी एसआई यूनिट्स होंगी। खत्म हो गई बात। अब हमारे पास जितनी भी एसआई यूनिट्स हैं, चाहे वो 200 हो, 500 हो, मुझे नहीं पता कितनी है, वो आउट ऑफ ऑल ऑफ देम, दीज सेवन these seven quantities are called base quantities. फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? लेंथ, मास, करंट, वोल्टेज, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, प्रेशर, मूवमेंट, मोमेंटम, वर्क, एनर्जी, पावर, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, मूवमेंट, टॉर्क, डेंसिटी। ये सब क्या है? सब फिजिकल क्वांटिटीज है। इन तमाम फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट्स, तो हमने क्या किया हुआ है कि इन तमाम एसआई यूनिट्स में से, इन तमाम क्वांटिटीज में से सेवन जो हैं, उनको हमने बेस क्वांटिटीज का नाम दिया हुआ है, या बेस एसआई यूनिट्स का नाम दिया हुआ है। और इन सेवन के अलावा जितनी भी होंगी, मुझे नहीं पता कितनी होंगी, जाहिर है बहुत सारी होंगी। इन सेवन के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज होंगी या एसआई यूनिट्स होंगी, उन सारी एसआई यूनिट्स को हमने नाम दिया हुआ है डिराइव्ड एसआई यूनिट्स का। तो हमने क्या नाम दिया हुआ है? डिराइव्ड एसआई यूनिट का। अब जरा हम इस बात को समझते हैं कि एसआई यूनिट तो एसआई यूनिट है, इसको बेस और ड्राइव में डिवाइड करने के पीछे क्या लॉजिक है? भाई एसआई यूनिट तो एसआई यूनिट है ना, उसको बेस या ड्राइव में डिवाइड करने का मकसद क्या है? देखिए, आप लोग अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास अल्फाबेट्स होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास क्या होते हैं? अल्फाबेट्स होते हैं। मेरे ख्याल से 26 अल्फाबेट्स होते हैं। अब वो 26 अल्फाबेट्स जो होते हैं, उनको जब आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, तो उससे क्या बनता है? उससे वर्ड्स बनते हैं। अगर मैं एक वर्ड लिखता हूँ, मिसाल दो, मैंने लिखा फिजिक्स, तो आपको नजर आ रहा है कि ये फिजिक्स का जो लफ्ज है, ये इसमें हमने मोर देन टू जो है लेटर्स यूज किए हैं, PHYSICS। और लेटर्स को जोड़कर हमने आपस में क्या बनाया है? एक वर्ड बनाया है, और उस वर्ड का नाम है फिजिक्स, और इसकी स्पेलिंग है PHYSICX। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ सिर्फ टी, या अगर मैं सिर्फ लिखता हूँ वी, तो ये वर्ड्स नहीं है, इनकी कोई स्पेलिंग नहीं है, बिकॉज दे आर सिंगल लेटर, बिकॉज दे आर सिंगल अल्फाबेट्स। तो अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। उन 26 अल्फाबेट्स को जब हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, तो उससे क्या बनता है? उससे वर्ड्स बनते हैं। कितने वर्ड्स बनते हैं? हजारों वर्ड्स बनते हैं। अगर आप एक डिक्शनरी उठाएंगे, तो डिक्शनरी में मेरे ख्याल से 30, 40, 50,000 जो इंग्लिश के वर्ड्स होंगे। लेकिन एक बात कंफर्म है, एक बात श्योर शॉर्ट है, कि वो 50,000 वर्ड्स हों या 30,000 वर्ड्स हों, ईच ऑफ देम मस्ट बी मेड फ्रॉम दीज 6 अल्फाबेट्स, 26 अल्फाबेट, सॉरी। तो इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स होंगे, उनकी आप स्पेलिंग करेंगे, तो वही 26 अल्फाबेट आपको मिलेंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशन के अंदर। आप मुझे फॉलो कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? ये जो मैं एनालॉजी आपको दे रहा हूँ, ये एनालॉजी मैं आपको दे रहा हूँ फॉर बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स। बेस यूनिट्स आर लाइक अल्फाबेट्स,
अल्फाबेट्स की कोई स्पेलिंग नहीं होती क्योंकि वो सिंगल लेटर होते हैं। ऐसे बेस यूनिट्स की कोई स्पेलिंग नहीं होती, उनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, वो सिंगल होते हैं। मीटर कैसे बना है, किसी से नहीं बना, मीटर एक सिंगल लेटर है। किलोग्राम किससे बना है, किसी से नहीं बना, वो एक सिंगल यूनिट है। सेकंड किससे बना है, किसी से नहीं बना, वो एक सिंगल यूनिट है। केल्विन किससे बना है, किसी से नहीं बना, वो एक सिंगल यूनिट है। एम्पियर, मोल, कैंडेला, ये सातों जो यूनिट्स हैं ये दे आर लाइक सिंगल लेटर्स, दे आर लाइक अल्फाबेट्स। अब अगर आप इमेजिन करें कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ 7 अल्फाबेट्स होते, अब इमेजिन करें कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ 7 अल्फाबेट्स होते, तो इंग्लिश के सारे वर्ड्स, उनकी स्पेलिंग में 7 ही वर्ड आते ना, इनके अलावा कुछ और तो नहीं आता ना। जैसे अभी इंग्लिश के तमाम वर्ड्स में 26 अल्फाबेट्स आते हैं, उनके अलावा कुछ और नहीं आता। ऐसे ही अगर फर्ज करें कि इंग्लिश में 7 लेटर्स होते, अगर सिर्फ 7 अल्फाबेट्स होते, तो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स होते वो सब इन 7 से मिलके बनते। तो आप ये समझें कि जो एसआई यूनिट्स की जो लैंग्वेज है उसमें सिर्फ 7 अल्फाबेट्स हैं। अब इन अल्फाबेट्स को जब आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, उससे क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। और इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, उन वर्ड्स को हम डिराइव्ड एसआई यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बेस क्वांटिटी है लेंथ, एक बेस क्वांटिटी है टाइम। तो अगर आप लेंथ को टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, अगर आप लेंथ को टाइम से डिवाइड कर दें तो स्पीड बन जाएगी। तो जिस तरह आप दो दो लेटर्स को आपस में जोड़ते हैं तो कोई वर्ड बन जाता है ना, ऐसे आपने लेंथ और टाइम को आपस में जोड़ा तो स्पीड बन गई। आपने लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई किया तो एरिया बन गया। आपने लेंथ को विड्थ से और हाइट से मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम बन गया। आपने मास को लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट से डिवाइड किया तो डेंसिटी बन गई। आपने मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया तो मोमेंटम बन गया। आपने मास को जो है वो जब स्पीड से मल्टीप्लाई किया और टाइम से डिवाइड किया तो एक्सीलरेशन बन गया। तो मकसद कहने का ये है कि तमाम जो क्वांटिटीज हैं या तमाम जो यूनिट्स हैं इन 7 के अलावा, वो सब डिराइव्ड कहलाते हैं, क्योंकि वो तमाम क्वांटिटीज और वो तमाम यूनिट्स इन 7 से मिलकर बनती। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इन 7 बेस क्वांटिटीज और 7 बेस यूनिट्स में से पहली 5 को आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेना है। 6 और 7 को क्यों ये नहीं याद करना है, बिकॉज 6 and 7 आर नॉट इन योर सिलेबस। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, बेस क्वांटिटीज और बेस यूनिट आर 7 इन नंबर, but number 6 amount of substance and number 7 luminous intensity, they are not the part of your syllabus, so you are not supposed to know them, you are not supposed to learn them. However, अगर आप किसी सवाल के जवाब में मोल या कैंडेला लिख देते हैं तो एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा, एग्जामिनर आपको मार्क्स पूरे देगा। उसकी वजह यह है कि मोल और कैंडेला आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिजिक्स में तो है ना। तो अगर कोई स्टूडेंट आंसर में लिख के आ जाता है कि मोल इज अ बेस यूनिट, तो उसकी बात को बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि वैसे तो फैक्चुअली तो बिल्कुल करेक्ट है। बट एनीवे, आप सिर्फ शुरू के 5 याद करेंगे। अब देखें, आपको ये बात बिल्कुल अच्छी तरह याद होनी चाहिए, बल्कि अभी आगे मैं आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज याद हो जाएगी। बेस क्वांटिटीज कितनी है, 5, जो हमें याद करनी है। बेस एसआई यूनिट्स कितनी है, 5, जो कि हमें याद करनी है। ये बिल्कुल आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, इतनी अच्छी तरह याद होना चाहिए कि रात को 4 बजे अगर आपकी अम्मी आपको उठाएं सोते में से और आपसे बोले बताओ बेस 5 बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं, तो आप फौरन बता दें कि ये हैं। 5 बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट। What are the base 5 base quantities? Length, mass, time, temperature, and electric current. And what are their corresponding base SI units? Length की base SI unit क्या है, मीटर। मास की base SI unit क्या है, किलोग्राम। टाइम की base SI unit क्या है, सेकंड। टेम्परेचर की base SI unit क्या है, केल्विन। और इलेक्ट्रिक करंट की base SI unit क्या है, एम्पियर। आपको ये पांचों बेस क्वांटिटीज बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही याद करनी है, इनकी यूनिट्स बिल्कुल ऐसे ही याद करनी है। एंड डोंट फॉरगेट कि इन यूनिट्स की जो सिंबल है उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। मीटर की सिंबल अगर स्मॉल एम है तो ये स्मॉल एम में लिखी जाएगी, इसको आप कैपिटल एम नहीं कर सकते। केजी का के अगर स्मॉल है तो उसको स्मॉल ही लिखना है, इसको आप कैप के नहीं लिख सकते। सेकंड का एस स्मॉल है तो उसको स्मॉल ही लिखना है, इसको आप कैपिटल एस नहीं लिख सकते। कैल्विन का के कैपिटल है तो उसको कैपिटल ही लिखना है, इसको आप स्मॉल नहीं लिख सकते। एम्पियर का ये कैपिटल है, इसको कैपिटल लिखना है, इसको आप स्मॉल ए नहीं लिख सकते। इट इज पॉसिबल कि आपको मेरी बातें बहुत बोरिंग लग रही हूँ, ये सर क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, लेंथ, मास, टाइम, मीटर, किलोग्राम, तो आपने ओ लेवल्स में भी पढ़ा था, ये तो मैं सब आता है सर, इस पे इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं कि जब मैं आपसे सवाल कराऊंगा ना पास पेपर के, तो आप इसमें मिस्टेक करेंगे। इसलिए मिस्टेक करेंगे कि सबसे पहली मिस्टेक तो आप ये करेंगे कि आप इस बात को मिक्स कर देंगे कि बेस क्वांटिटी कौन सी है और बेस यूनिट कौन सी है। अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए मेरा 21वां बैच है, मेरा ये 21वां साल है मेरा पढ़ाते हुए। हर साल क्या होता है, बच्चों के एग्जाम में सवाल देते हैं, आप कहते हैं राइट एनी 3 बेस यूनिट्स,
आप लिखाते हैं लेंथ मास टाइम। सवाल दोबारा सुने, हम बच्चे से क्या पूछते हैं, राइट डाउन एनी थ्री बेस एसआई यूनिट्स, वो लिखता है लेंथ मास टाइम। हम लिख से कहते हैं कि राइट एनी टू बेस क्वांटिटीज, वो लिख देता है केल्विन एंड एम्पियर। तो बच्चा मिस्टेक क्या कर रहा है, वो बेस क्वांटिटी की जगह बेस यूनिट लिख रहा है और बेस यूनिट की जगह बेस क्वांटिटी लिख रहा है। सो प्लीज मेक इट श्योर कि आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली पता हो कि 5 बेस क्वांटिटीज हैं, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर करंट, और उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग 5 बेस एसआई यूनिट्स हैं वो क्या है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन एंड एम्पियर। नाउ अब all other quantities and all other SI units are called derived quantities and derived units. आपको ड्राइव क्वांटिटी और ड्राइव यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, आपको 5 बेस क्वांटिटीज और 5 बेस यूनिट्स आपको याद हैं। अब अगर कोई क्वांटिटी उन 5 बेस क्वांटिटीज में नहीं आती है या उन 5 बेस यूनिट्स में नहीं आती है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो क्या होगी, जाहिर है वो ड्राइव्ड होगी। मिसाल तो मैं आपसे बड़ी क्विकली पूछता हूँ, डेंसिटी बेस है या ड्राइव्ड है? जल्दी जवाब दें इसका। डेंसिटी जो है बेस क्वांटिटी है या ड्राइव्ड क्वांटिटी है? ड्राइव। डेंसिटी एक ड्राइव्ड Right. क्वांटिटी है। कैसा पता चला ड्राइव्ड क्वांटिटी है? क्योंकि वो 5 बेस में नहीं आती। तो 5 बेस क्वांटिटीज हैं, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर और करंट, उसमें डेंसिटी नहीं आती है। एनीवेज अब इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। आगे चलें। अभी आपके सामने कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, सारी तो नहीं है, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होंगी जो सारे मिस हो गई होंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ देम जो है वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। इनको आप एक दफा पढ़ें। इसमें लिखा हुआ है मिसाल के तौर पर, फोर्स एक बे ड्राइव क्वांटिटी है, प्रेशर है, स्पीड है, एक्सलेशन है, मूवमेंट है, मोमेंटम है, वर्क, एनर्जी, पावर वगैरह वगैरह। इन सब की एसआई यूनिट्स भी लिखी हुई हैं आगे। फोर्स के एसआई यूनिट न्यूटन है, प्रेशर की पास्कल है, स्पीड की मीटर पर सेकंड है, एक्सलेशन की मीटर पर सेकंड वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैं एक चीज चाहूंगा पहले से ही, वो क्या, हम तमाम क्वांटिटीज को आगे सिलेबस में पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि बेशक इनको हम आगे डिटेल से पढ़ लेंगे, बट बिफोर दैट राइट नाउ हम इनके बेसिक फॉर्मूले सबके याद करने हैं। क्यों याद कर लें? क्योंकि इन सबके बेसिक फॉर्मूले, अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो हम यूनिट्स पढ़ रहे हैं, उसमें हमें फॉर्मूले पता होना जरूरी है। अगर हमें फॉर्मूले पता नहीं होंगे तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको तमाम क्वांटिटीज के फॉर्मूले अभी लिख के दे देता हूँ, बेसिक फॉर्मूले। आप लोग के पास जाहिर है अभी ये बुक नहीं है, जब आप लोग के पास ये बुक आ जाएगी तो आप भी इसको कॉपी कर लीजिएगा। पीडीएफ जो है लेक्चर की, ये मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है, फोर्स बराबर होता है एम ए के। प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला क्या है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के। स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या है, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। एक्सलेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या है, एक्सलेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम के। मूवमेंट का बेसिक फॉर्मूला क्या है, मूवमेंट का बेसिक फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। एनर्जी का फॉर्मूला मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि एनर्जी तो बहुत सारी तरह की होती है ना, काइनेटिक एनर्जी का अलग फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का अलग फॉर्मूला है। बाय द वे एक मुझे एक बात बताएं, कि ये जो मैंने ऊपर एफ इंटू डी लिखा है और ये वाला जो एफ इंटू डी लिखा है, इन दोनों में फर्क क्या है? यस एनीवन? ये ऊपर वाले एफ इंटू डी में और नीचे वाले एफ इंटू डी में क्या फर्क है, कोई बता सकता है आप तीनों में से मुझे? सर एक में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दूसरे में वो इंक्लाइंड पैरेलल, पैरेलल है। पैरेलल। ठीक है। तो मूवमेंट के एफ इंटू डी में और वर्क के एफ इंटू डी में फर्क ये है कि मूवमेंट में जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर टू द फोर्स होता है, और वर्क में जो डिस्टेंस होता है वो पैरेलल टू द फोर्स होता है वो। ठीक है। पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या है, पावर का बेसिक फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक फॉर्मूला क्या है, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, आईटी। पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन चार्ज या एनर्जी अपॉन चार्ज, दोनों सही है। ईएमएफ का बेसिक फॉर्मूला क्या है, सेम, वर्क अपॉन चार्ज या एनर्जी अपॉन चार्ज। रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला है वी अपॉन आई। वी का मतलब है वोल्टेज, आई का मतलब है करंट। क्या आप लोगों ने ओ लेवल्स में रेजिस्टिविटी पढ़ी थी? क्या आप लोगों ने ओ लेवल्स में रेजिस्टिविटी पढ़ी थी? सर याद नहीं। नहीं याद है, चलें खैर। देखें, जो ओ सर लेवल्स में, रॉ फाइन है हाँ वैसे ओ डेंसिटी। लेवल्स में जो है, ओ लेवल्स में रेजिस्टिविटी का टॉपिक तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन अगर आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, ये हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइड बाय लेंथ।
रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइड बाय लेंथ। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, सब बाद में बात होगी। स्पेसिफिक हीट आपने ओलिवस में पढ़ी थी। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है थर्मल एनर्जी क्यू डिवाइडेड बाय मास मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। यंग मॉडुलस आपने अभी नहीं पढ़ा है, या आप ए लेवल्स में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन में आपको बता चुका हूँ क्या होता है, उसी के नीचे स्ट्रेस लिखा हुआ है। तो स्ट्रेस का एग्जैक्टली वही फॉर्मूला होता है जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का एग्जैक्टली वही फॉर्मूला होता है जो कि प्रेशर का होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब ये स्ट्रेस होती क्या है और यंग मॉडुलस होता क्या है, ये भी हम आगे चल के बात करेंगे। स्प्रिंग कांस्टेंट तो आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था ना, तो जरा मुझे बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो, स्प्रिंग कांस्टेंट का कोई फॉर्मूला, डेफिनेशन वगैरह कुछ याद है किसी को? हाँ भाई, स्प्रिंग कांस्टेंट याद है किसी को? No, sir. देखें, स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता था वो बेसिकली रेशो होता था लोड का और एक्सटेंशन का। स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है लोड यानी कि फोर्स डिवाइड बाय एक्स यानी कि एक्सटेंशन। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और एक्सटेंशन की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो उसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपने नहीं पढ़ा है अभी, एएस में भी नहीं पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आप पढ़ेंगे ए2 में। और इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप इसकी यूनिट मालूम कर सकें। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज यानी कि एफ अपॉन। ठीक है। अब मैंने आपको जो है ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख के दे दिए हैं। ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्लास के बाद अभी। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग आएंगे यानी कि परसों, तो आपको सब लोगों को ये फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे, क्योंकि परसों जो हम काम करेंगे उसमें फॉर्मूले हमारे काम आएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात सबके? चलें, एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्लास खत्म करेंगे। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ये आपके सामने एक टेबल नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पर। देखिए इसमें करना है क्या है। करना इसमें ये है कि ये जो टेबल है इसमें लेफ्ट में एक कॉलम बना हुआ है। इस कॉलम में जो है वो बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ओम, एलबी, वेट, सेंटीमीटर, वॉल्यूम, मास, केल्विन, जूल, ईएमएफ, कूलम, एम्पियर। इसमें सामने 7 कॉलम बने हुए हैं। इसमें से एक है कॉलम नंबर 4, और एक है कॉलम, सॉरी, एक है कॉलम नंबर 1 और एक है कॉलम नंबर 4। अब हर नाम जो होगा वो कॉलम नंबर 1 या कॉलम नंबर 4 में लाजमी आएगा। अगर वो कॉलम नंबर 1 में आएगा तो 4 में नहीं आएगा, और अगर वो कॉलम नंबर 4 में आएगा तो 1 में नहीं आएगा। ठीक है। अब अगर कोई नाम कॉलम नंबर 1 में आता है तो फिर वो 2 और 3 में से किसी एक में आएगा। और अगर कोई नाम जो है कॉलम नंबर 4 में आता है तो फिर वो 5, 6, 7 में से किसी एक में आएगा या किसी में भी नहीं आएगा। ठीक है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले लिखा हुआ है टेम्परेचर। अब आप सिर्फ कॉलम नंबर 1 और 4 देखें। कॉलम नंबर 1 में लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी, कॉलम नंबर 4 में लिखा हुआ है यूनिट। तो टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है या यूनिट है? जल्दी बोलें। Physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब चूंकि कॉलम नंबर 1 में आ गया तो अब ये 4 में नहीं आएगा। जब ये 4 में नहीं आएगा तो 5, 6, 7 में भी नहीं आएगा। अब रह गया कॉलम नंबर 2 और 3। अगर टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है तो क्या वो एक बेस क्वांटिटी है या वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है? Base quantity. वो एक बेस क्वांटिटी, और चूंकि ये बेस क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये फिर डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं होगा। चले, उसके बाद नेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है प्रेशर। ये बताएं, प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है या एक यूनिट है? तो फिजिकल प्रेशर एक क्वांटिटी। प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी। अब चूंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका मतलब है ये यूनिट नहीं हो सकती, तो उसको इग्नोर कर दें। अब ये बताएं कि प्रेशर जो है वो एक बेस क्वांटिटी है या ड्राइव्ड क्वांटिटी है? सर बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटीज अभी मैंने आपसे कहा था 5 हैं। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट। तो क्या जब मैं बोलता हूँ लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, तो मैंने क्या प्रेशर का नाम लिया? नहीं। मेरा मशवरा है कि आप लोग भी जबान से दोहराएं इसको बार बार। 5 बेस क्वांटिटीज है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट। इसमें प्रेशर का जिक्र नहीं आ रहा। इट मीन्स प्रेशर इज नॉट अ बेस क्वांटिटी, प्रेशर इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तीसरा, ओहम। ओहम क्या चीज है? जल्दी बोले, में Unit. वक्त कम है। ओहम एक यूनिट है। चूंकि ओहम एक यूनिट है तो आप क्वांटिटी वाले सारे कॉलम छोड़ दें। अब ये बताएं, ओहम किस चीज की यूनिट है? ओहम किस चीज की यूनिट है भाई? सर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट है।
तो क्या रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती है? क्या रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती है? क्या रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती है? यस या नो बोले भाई। सर यस। सर। यस। भाई देखे ना ऊपर क्या लिखा हुआ, ये रेजिस्टेंस है, इसकी एसआई यूनिट क्या है? ओम है इसकी एसआई यूनिट। ठीक है। अब अगला सवाल ये है कि अगर ओम एसआई यूनिट है तो क्या ओम बेस एसआई यूनिट है या ड्राइव्ड एसआई यूनिट है? ड्राइव। ड्राइव्ड है। क्यों ड्राइव्ड है? इसलिए ड्राइव्ड है क्योंकि बेस एसआई यूनिट तो पांच होती हैं जो मुझे याद है। कौन सी? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, इन पांचों में ओम का जिक्र नहीं आ रहा। तो ओम इज नॉट अ बेस एसआई यूनिट। तो व्हाट इट शुड बी? इट शुड बी अ ड्राइव्ड एसआई यूनिट। ठीक है। ये बताएं, जो मैंने आपको तीन एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाई, आपको आइडिया हुआ कि इस टेबल में करना क्या है? यस इस सर। टे, इस टेबल में आपको ये करना है कि आपको ये बताना है कि जो चीज लिखी है वो क्वांटिटी है या यूनिट है। अगर वो क्वांटिटी है तो वो बेस क्वांटिटी है या ड्राइव क्वांटिटी है, और अगर वो यूनिट है तो क्या वो ऐसा यूनिट है, और अगर वो ऐसा यूनिट है तो वो बेस ऐसा यूनिट है या ड्राइव्ड ऐसा यूनिट है। ठीक है। अगली जो चीज आपके सामने लिखी है वो है एल बी। क्या आप में से कोई ये एल बी का मतलब समझता है? व्हाट इज एल बी? सर हाँ भाई। हाँ, एल बी इज यूज फॉर पाउंड्स। जैसे हम कहते हैं ना कि फला चीज का वजन जो है 60 पाउंड है, आमतौर पर जो ब्रिटिश हैं वो इस्तेमाल करते हैं पाउंड्स की जो है ना। तो पाउंड्स जो है वो बेसिकली एक यूनिट है। पाउंड बेसिकली एक यूनिट है। तो चूंकि ये यूनिट है तो लिहाजा ये इसमें फिजिकल क्वांटिटी वाला कोई फीचर नहीं होगा। क्या आप में तो मुझे कोई बता सकता है कि पाउंड्स किस चीज की यूनिट है? सर वेट की। हाँ, पाउंड्स है वेट की यूनिट है। मोर एक्यूरेटली, पाउंड जो है बेसिकली फोर्स की यूनिट है। फोर्स की कोई और यूनिट आती है आप लोगों को? सर न्यूटन। न्यूटन। न्यूटन भी फोर्स की यूनिट है, पाउंड भी फोर्स की यूनिट है। अब मुझे जरा बताएं कि फोर्स की एसआई यूनिट कौन सी है, न्यूटन या पाउंड्स? हाँ भाई, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है पाउंड्स है? सर पाउंड्स। या 3 दफा अस्तगफुरुल्लाह पढ़ ले यार अब न्यूटन। कसम से ना। न्यूटन। ऐसी बातें सुनता हूँ ना तो बस मेरा ना मोरल एकदम डाउन हो जाता है। मतलब बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स न्यूटन में नापते हैं, A2 में आके आपको पता चले नहीं इसकी तो ऐसा यूनिट पाउंड्स होती है। फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। भाई न्यूटन पढ़ रहे हैं बचपन से यार, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। अब पाउंड्स बेशक फोर्स की यूनिट तो है, लेकिन ऐसा यूनिट नहीं है। जैसे सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट तो है, लेकिन ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट लेंथ की क्या होती है? मीटर होती है। तो लिहाजा चूंकि पाउंड ऐसा यूनिट नहीं है, तो लिहाजा हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे कि बेस ऐसा यूनिट है या ड्राइव्ड ऐसा यूनिट है, क्योंकि ऐसा यूनिट ही नहीं है ये। तो आगे बात करना बेकार है कि कौन सी ये बेस ऐसा यूनिट है या ड्राइव्ड ऐसा यूनिट है। वेट। वेट क्या चीज है, क्वांटिटी है या यूनिट है? क्वांटिटी। वेट जो है वो क्वांटिटी है। चूंकि वेट क्वांटिटी है तो ना तो ये यूनिट होगी, ना ये एसआई यूनिट होगी, ना ये एसआई बेस यूनिट होगी, ना एसआई ड्राइव यूनिट होगी। लेकिन अगर ये क्वांटिटी है तो क्वांटिटी दो तरह की होती है, बेस या ड्राइव्ड। बेस क्वांटिटीज पांच होती हैं बस। कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट। बेस क्वांटिटीज सिर्फ पांच होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट। तो वेट इन पांचों में शामिल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेट जो है वो बेस क्वांटिटी नहीं है। तो वेट अगर बेस क्वांटिटी नहीं है तो फिर ऑब्वियसली कौन सी क्वांटिटी होगा वो डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है। अब जो है, अगर आप नेक्स्ट देखें तो वो है सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर क्या चीज है, क्वांटिटी है या यूनिट है? हाँ भाई, सेंटीमीटर जो है वो क्वांटिटी है या यूनिट है? बोले भाई, कुछ तो बोले। यूनिट। सेंटीमीटर यूनिट है। क्योंकि सेंटीमीटर यूनिट है तो लिहाजा ये ना फिजिकल क्वांटिटी है, ना बेस क्वांटिटी है, ना डायरेक्ट क्वांटिटी है। अब सवाल ये है कि क्या सेंटीमीटर ऐसा यूनिट है? नो। 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 क्योंकि सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। क्योंकि सेंटीमीटर जो है वो लेंथ की यूनिट है।
और लेंथ की जो एसआई यूनिट हमें पहले से पता है वो क्या है, लेंथ की जो एसआई यूनिट है वो मीटर है। तो चूंकि लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है तो सेंटीमीटर एसआई यूनिट नहीं हो सकती। अब चूंकि सेंटीमीटर एसआई यूनिट नहीं हो सकती तो आगे बात करना बेकार है कि ये एसआई बेस है या एसआई ड्राइव्ड है। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम एक क्वांटिटी है या यूनिट है? quantity, वॉल्यूम एक क्वांटिटी है। अब चूंकि वॉल्यूम एक क्वांटिटी है तो लिहाजा ना ये यूनिट होगा, ना ये बेस होगा, ना ये ड्राइव्ड होगा, ना एसआई होगा। लेकिन क्वांटिटी जो होती है वो बेस क्वांटिटी या ड्राइव्ड क्वांटिटी जरूर होती है। बेस क्वांटिटीज पांच होती हैं: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट। तो क्या लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट में वॉल्यूम का जिक्र आता है? तो जवाब है कि नहीं आता है। तो अगर वॉल्यूम जो है वो पांच बेस क्वांटिटीज में शामिल नहीं है तो ऑब्वियसली फिर वो किस में शामिल होगी? ऑब्वियसली फिर वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज में शामिल होगी। नेक्स्ट इज मास। मास क्या है? मास एक क्वांटिटी है या यूनिट है? quantity, मास एक क्वांटिटी है। मास एक क्वांटिटी है। अब चूंकि ये क्वांटिटी है तो ना ये यूनिट होगा, ना ये एसआई यूनिट होगा, ना ये बेस एसआई यूनिट होगा, ना ये ड्राइव्ड एसआई यूनिट होगा। लेकिन अगर ये एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इस मस्ट बी आइदर अ बेस क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी। दोबारा पढ़ें। बेस क्वांटिटीज हमारे पास पांच होती हैं: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट। तो क्या लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट में मास का जिक्र आ रहा है? yes, बिल्कुल आ रहा है। इट मीन्स मास इज अ बेस क्वांटिटी। अब कॉमन सेंस की बात है, इफ मास इज अ बेस क्वांटिटी देन इट कैन नॉट बी अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। मास चूंकि एक बेस क्वांटिटी है तो वो ड्राइव नहीं हो सकता। नेक्स्ट आइटम ऑन आवर लिस्ट इज केल्विन। केल्विन के बारे में बताएं कि इफ इट इट इज अ यूनिट, केल्विन इज अ यूनिट। बिकॉज इट इज अ यूनिट तो इट कैन नॉट बी अ फिजिकल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब केल्विन अगर एक यूनिट है तो जरा मुझे बताएं रिकॉल करके कि केल्विन किस चीज की यूनिट है? temperature, केल्विन टेम्परेचर की यूनिट है। और टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या केल्विन होती है? yes sir, बिल्कुल, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि केल्विन एक एसआई यूनिट है। क्योंकि केल्विन टेम्परेचर की यूनिट है और टेम्परेचर की एसआई यूनिट जो है केल्विन होती है, तो इसका मतलब ये होगा केल्विन एसआई यूनिट है। अब एसआई यूनिट जो होती हैं उनमें जो बेस एसआई यूनिट होती हैं वो पांच होती हैं। और वो कौन सी होती हैं? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर। मीटर, सेकंड, किलोग्राम, केल्विन, एम्पियर। तो जो पांच बेस एसआई यूनिट है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, क्या इसमें केल्विन का जिक्र आ रहा है? तो जवाब ये है कि हाँ, केल्विन का जिक्र आ रहा है। तो केल्विन इज अ बेस एसआई यूनिट। केल्विन इज अ बेस एसआई यूनिट। तो चूंकि इट इज अ बेस एसआई यूनिट देयरफॉर इट कैन नॉट बी अ ड्राइव यूनिट। क्योंकि ये एक बेस एसआई यूनिट है तो जाहिर है ये ड्राइव्ड एसआई यूनिट नहीं हो सकता। नेक्स्ट आइटम इन द लिस्ट इज जूल। जूल के बारे में बताएं। जूल एक फिजिकल क्वांटिटी है या जूल एक यूनिट है? तो यूनिट। तो जूल जो है वो एक यूनिट है। अब ये बताएं कि जूल जो है वो किस चीज की यूनिट है? energy, जूल एनर्जी की यूनिट है। सही है, क्योंकि ये यूनिट है तो ये क्वांटिटी तो हो नहीं सकता। अब जूल एनर्जी की यूनिट है, ये बताएं कि एनर्जी की एसआई यूनिट क्या जूल होती है? yes sir, एनर्जी की एसआई यूनिट जूल्स होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जूल एक एसआई यूनिट है। चलें, ये तय हो गया एसआई यूनिट है। अब जो एसआई यूनिट्स होती हैं उनमें से पांच बेस एसआई यूनिट होती हैं। तो जल्दी से बताओ जैद, कौन सी पांच एसआई यूनिट बेस होती हैं? सर अच्छा ऐसा यूनिट सर मीटर, हम्म। सेकंड, एम्पेयर। ठीक है। सर बाकी दो याद नहीं आ रही। गुड। हफ्सा तुम बताओ बेटा जल्दी से फटाफट, वन गो में। meter, kg, kelvin, ampere और seconds, बिल्कुल सही। मीटर, केल्विन, एम्पियर, सेकंड और क्या बोला था? किलोग्राम, मीटर, सेकंड, Kelvin, केल्विन और एम्पियर। अब मुझे बताओ इन पांच बेस एसआई यूनिट में क्या जूल का नाम आ रहा है? no sir, नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जूल इज नॉट अ बेस एसआई यूनिट। तो अगर ये बेस एसआई यूनिट नहीं है तो ऑब्वियसली फिर ये क्या होगी? डिराइव्ड एसआई यूनिट हो। ठीक हो गया। चलो।
चलो अभी अब तुम बताओ जरा कि ईएमएफ क्या चीज है? इज इट अ क्वांटिटी और अ यूनिट? यस अभिया, आई वांट यू टू आंसर। ईएमएफ एक क्वांटिटी है या यूनिट है? Sir, can you hear me? हाँ आई कैन हियर यू। Sir, it's a quantity. इट्स अ क्वांटिटी। चले भाई। सो बिकॉज ईएमएफ इज अ क्वांटिटी, तो ये ना तो यूनिट है, ना एसआई यूनिट है, ना बेस एसआई यूनिट है, ना ड्राइव्ड यूनिट है। अब अगर ईएमएफ क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी, हर क्वांटिटी या तो बेस होती है या ड्राइव्ड होती है। तो हमारे पास पांच बेस क्वांटिटीज हैं। तो जरा महानूर तुम बताओ, पांच बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं? Sir, mass, हम्म। ठीक है। time, टाइम। and second, time to the smallest second mass. सेकंड तो यूनिट हो गई ना, मैं क्वांटिटीज की बात कर रहा हूँ। पांच बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं? Base quantities, हम्म, mass, length, time, temperature, current. बिल्कुल सही। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट। तो क्या इसमें कहीं ईएमएफ का जिक्र आया? Nine. नहीं। इट मींस के ईएमएफ इज नॉट अ बेस क्वांटिटी। तो फिर ईएमएफ क्या हुई? ईएमएफ इज Right. अ डिराइव्ड क्वांटिटी। ईएमएफ इज नॉट अ बेस क्वांटिटी, इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है। उसके बाद जो अगला जो यहाँ पर आइटम लिखा हुआ है, नाम है, वो है कूलम। ठीक है। अब कूलम क्या है? कूलम एक क्वांटिटी है या यूनिट है? हाँ भाई, कूलम क्या है? बताएं भाई, आप लोग खामोश क्यों बैठे रहते हैं इतने? Unit. यूनिट। कूलम एक यूनिट है। कूलम किस चीज की यूनिट है? Charge. चार्ज की यूनिट है। अब चूंकि कूलम एक यूनिट है, तो ना तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, ना बेस क्वांटिटी है, ना ड्राइव क्वांटिटी है, ये एक यूनिट है। अब चार्ज की यूनिट है। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? Ampere. कूलम भी होती है ये। कूलम ही होती है। एम्पेयर करंट की यूनिट होती है। ठीक है। तो चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम ही होती है, तो इट इज एन एसआई यूनिट। कूलम इज एन एसआई यूनिट, ये भी तय हो गया। अब सवाल अगला ये है कि क्या ये बेस एसआई यूनिट है? कूलम अगर चार्ज की यूनिट है, एसआई यूनिट है, तो क्या ये बेस एसआई यूनिट है? तो इसका नो। जवाब ये है कि बेस एसआई यूनिट तो पांच होती हैं। बेस एसआई यूनिट्स तो पांच होती हैं। कौन कौन सी? मीटर, सेकंड, किलोग्राम, केल्विन, एम्पियर। तो चूंकि ये ना मीटर है, ना सेकंड है, ना केल्विन है, ना एम्पियर है, ना किलोग्राम है, तो लिहाजा ये बेस एसआई यूनिट नहीं है, बल्कि ये एक डिराइव्ड एसआई यूनिट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एम्पियर। तो ये बताओ बच्चों जल्दी से कि एम्पियर एक क्वांटिटी है या यूनिट है? सर यूनिट। यूनिट। एम्पियर एक यूनिट है भाई। ठीक है। एम्पियर एक यूनिट है, तो लिहाजा ना ये क्वांटिटी है, ना ये बेस क्वांटिटी है, ना ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है। अब जो है, एम्पियर यूनिट है, किस चीज की यूनिट है एम्पियर? करंट की यूनिट है। और करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर ही होती है, तो ये ऐसा यूनिट भी है। अभी बताएं कि एम्पियर अगर ऐसा यूनिट है, तो ये बेस ऐसा यूनिट है या ड्राइव्ड ऐसा यूनिट है? एम्पियर बेस ऐसा यूनिट है या नहीं है? है। है, क्योंकि हमारे पास जो बेस ऐसा यूनिट होती है वो पांच होती हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, और एम्पियर इनमें शामिल है। सो एम्पियर इज बेस यूनिट, एंड बिकॉज इट इज अ बेस एसआई यूनिट, सो इट इज नॉट अ डिराइव्ड एसआई। ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज थी, ये करने का मकसद ये था कि हमें ये चीज क्लियर हो कि क्वांटिटी और यूनिट में क्या फर्क होता है, बेस क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी में क्या फर्क होता है, और एसआई यूनिट और नॉन एसआई यूनिट में क्या फर्क होता है, और बेस एसआई यूनिट और जो है वो क्या कहते हैं, ड्राइव्ड एसआई यूनिट में क्या फर्क होता है। ठीक है। चलें जी। अब जरा और आगे चलते हैं एक स्टेप आगे। अब हमें एक जरा थोड़ी डिफरेंट चीज करनी है। आगे हमें क्या करना है? आगे यहाँ लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग डिराइव्ड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट्स। यानी कि आपको कुछ डिराइव्ड एसआई यूनिट्स दी हुई हैं, और इन डिराइव्ड एसआई यूनिट्स को आपको बेस एसआई यूनिट्स में एक्सप्रेस करना है। देखें, हमने जो बेस एसआई यूनिट और ड्राइव्ड एसआई यूनिट का चक्कर शुरू किया है, तो हमारा जो असल में कॉन्सेप्ट था वो था क्या?
हमारे सेल में कॉन्सेप्ट ये था कि जो एसआई यूनिट्स होती हैं, इनमें से कुछ यूनिट ऐसी होती हैं कि वो आर्बिट्रेरी होती हैं, मतलब वो किसी से मिलके नहीं बनती। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जो अल्फाबेट्स होते हैं उनकी कोई स्पेलिंग नहीं होती, A B C D इनकी कोई स्पेलिंग नहीं होती, ये सिंगल लेटर्स हैं। लेकिन जब ये अल्फाबेट्स मिलते हैं आपस में, 2 3 4 5, तो उससे वर्ड्स बनते हैं। ऐसे जो बेस एसआई यूनिट्स होती हैं उनकी अपनी कोई स्पेलिंग नहीं होती, उनका कोई अपना ब्रेक डाउन नहीं होता, ब्रेकअप नहीं होता। लेकिन जब बेस यूनिट्स आपस में मिलती हैं तो उनके मिलने से ड्राइव्ड यूनिट्स बनती हैं। अब अगर आपने लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड बना दिया है, और मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे उस वर्ड की स्पेलिंग सुनाएं। मिसाल तो मैं आपसे कहता हूँ यार एक वर्ड है एप्पल। अब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे इसकी स्पेलिंग सुनाएं। तो आप कहेंगे ये एप्पल जो है, इसमें हमने एक ए डाला है, एक पी डाला है, फिर दूसरा पी डाला है, फिर एक एल डाला है, फिर एक ई डाला है। तो ये APPLE इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, इन्होंने मिलकर एप्पल बना दिया। तो जब आप किसी वर्ड की स्पेलिंग करते हैं तो आप उन तमाम लेटर्स को ब्रेकअप करके दिखा देते हैं कि जो जो लेटर उसको बनाने में इस्तेमाल हुए होते हैं। ऐसी एक ड्राइव यूनिट जो होती है वो बेस यूनिट से मिलकर बनती है। अब ड्राइव यूनिट का अपना एक नाम होता है, आमतौर पे साइंटिस्ट के नाम पर हम ड्राइव यूनिट रखते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि यार ये है तो बेशक ड्राइव यूनिट, लेकिन ये किन बेस यूनिट से मिलके बनी है, यानी कि जैसे आप लेटर्स की स्पेलिंग करते हैं, ऐसे आप ड्राइव यूनिट की स्पेलिंग करने का मतलब होता है कि आप उनको उन बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करें जो कि उसको बनाने में इस्तेमाल हुई। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे स्पीड जो है उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। तो उसको बनाने में क्या इस्तेमाल हुआ, उसको बनाने में एक मीटर इस्तेमाल हुआ और एक सेकंड इस्तेमाल हुआ है। ठीक। तो ऐसे ही हर ड्राइव यूनिट को बनाने में जो हमने 5 बेस यूनिट सीखी हैं वो इस्तेमाल होती हैं। अब हमें ये बताना होता है कि वो 5 बेस यूनिट जो है वो किस तरह से इस्तेमाल हुई है, यानी कि इसका हमें ब्रेकअप दिखाना होता है। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा, तो बाकी आपको खुद समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ड्राइव यूनिट आपके सामने लिखी हुई है न्यूटन। सबसे पहले ड्राइव यूनिट आपके सामने लिखी हुई है न्यूटन। और आपसे कहा जा रहा है कि आप इस ड्राइव यूनिट को जो है वो इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट शो करें, यानी इसको आप ब्रेक करके बताएं कि इसमें कितने किलोग्राम है, कितने मीटर है, कितने सेकंड है, कितने केल्विन है, कितने एम्पियर है, यानी कि इसको बेस यूनिट की फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाएं आप। ये काम करना बहुत आसान है अगर आप 2 3 स्टेप्स पे अमल करें। स्टेप नंबर 1, जब कभी भी आपको एक ड्राइव यूनिट को इन टर्म्स ऑफ एसआई बेस यूनिट एक्सप्रेस करना हो, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि सबसे पहले आप ये देखें कि वो जो एसआई यूनिट है, ड्राइव यूनिट है, वो किस क्वांटिटी की यूनिट है। तो आप मुझे बताएं कि न्यूटन जो है किस क्वांटिटी की यूनिट है, जल्दी बताएं। सर फोर्स। फोर्स फोर्स। की यूनिट है। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लेंगे क्वांटिटी का नाम, न्यूटन जो है फोर्स की यूनिट है। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आपको मुझे ये बताना है कि जो फोर्स की यूनिट है न्यूटन, तो फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, पहला स्टेप ये था कि हमें ये देखना है कि जो ड्राइव यूनिट जिसको हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ बेस वैसा यूनिट, वो किस क्वांटिटी की यूनिट है। तो पता चला कि न्यूटन जो है फोर्स की यूनिट है। फिर दूसरा स्टेप ये था कि हमें उस क्वांटिटी का बेसिक फॉर्मूला लिखना है। तो फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सलेशन। तीसरा स्टेप ये है कि जो आपने फॉर्मूले में जितनी भी चीजें लिखी हैं लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, उन सबकी ऐसा यूनिट पुट कर दें। लेफ्ट साइड पे फोर्स लिखी हुई है, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन, इक्वल्स मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, एक्सलेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि न्यूटन बराबर हो गया किसके, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब आप मुझे जल्दी से बताएं कि किलोग्राम एसआई यूनिट होने के साथ साथ बेस है या नहीं है। किलोग्राम बेस यूनिट है या नहीं है, यस या नो में जवाब दो भाई। सर यस। किलोग्राम बेस यूनिट है। मीटर बेस यूनिट है, यस। मीटर भी बेस यूनिट है। सेकंड बेस यूनिट है। यस। इसका मतलब ये हुआ कि हमने न्यूटन को कंप्लीटली किस में एक्सप्रेस कर दिया, कंप्लीटली बेस यूनिट्स में उसको एक्सप्रेस कर दिया। किलोग्राम भी बेस यूनिट है, सेकंड भी बेस यूनिट है, मीटर भी बेस यूनिट है। ठीक है। एक काम और करना है, भाई हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन एक काम और करना है। वो काम ये करना है कि अब हम ए लेवल्स में आ गए, पहले ओ लेवल्स में पढ़ते थे। ए लेवल्स में जो ट्रेडिशन होती है, प्रोटोकॉल ये होता है कि हम यूनिट्स को फ्रैक्शन में लिखते हैं। हम यूनिट्स को फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, बल्कि हम सारी यूनिट्स को सिर्फ न्यूमरेटर में लिखते हैं, यानी कि एक लाइन में लिखते हैं। तो जब किसी यूनिट में डिनोमिनेटर आता है, फ्रैक्शन आता है, तो हम डिनोमिनेटर को उठा के ऊपर ले जाते हैं।
बट अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा अगर हम किसी डिनोमिनेटर को उठा के ऊपर ले जाएं न्यूमरेटर में तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसकी पावर को नेगेटिव लेना पड़ता है। तो इसकी सेकंड को उठा के मैं ऊपर लेकर आऊंगा तो उस पर स्क्वायर था यानी इसकी पावर 2 थी। तो इसको मैं ऊपर उठा के लिखूंगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। -2। तो पता ही चला कि न्यूटन जो कि एक ड्राइव्ड एसआई यूनिट है, जब उसको हम इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट एक्सप्रेस करेंगे तो वो क्या एक्सप्रेस होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी शो और दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस आर ड्राइव्ड यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट्स। हाँ भी, क्या ख्याल है, कुछ कुछ समझ में आई बात आप लोगों के? यस सर। तो ड्राइव्ड यूनिट को इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट शो करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि उस ड्राइव्ड यूनिट की क्वांटिटी क्या है। नंबर 2, आपको ये पता होना चाहिए कि उस ड्राइव्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला। और तीसरा स्टेप ये है कि आप उस फॉर्मूले में जितनी भी क्वांटिटीज हैं सबकी एसआई यूनिट जो है वो इंसर्ट कर दें, तो ऑटोमेटिकली जो है वो बेस यूनिट की फॉर्म में एक्सप्रेशन हो जाएगी। और एग्जाम्पल देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पास्कल। पहला स्टेप, पास्कल किस चीज की यूनिट है, बोलते रहे। प्रेशर। प्रेशर। पास्कल प्रेशर की यूनिट है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? तो फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स ओवर एरिया। प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। दो स्टेप हो गए, तीसरा स्टेप, सब चीजों की एसआई यूनिट पुट कर दें। प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और एरिया की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो पास्कल हो जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अब मुझे ये बताएं कि क्या मीटर जो है वो बेस है? तो जवाब ये है कि हाँ मीटर बेस है। लेकिन क्या न्यूटन बेस है? तो जवाब ये है कि न्यूटन बेस नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी पास्कल कंप्लीटली जो है वो बेस यूनिट में एक्सप्रेस नहीं हुआ है। बट फॉर्चुनेटली पिछले वाले ही सवाल में हमने न्यूटन को बेस में कन्वर्ट किया था, और जब हमने न्यूटन को बेस में कन्वर्ट किया था तो वो बना था किलोग्राम मीटर सेकंड -2, ये बना था ना। देखिए ऊपर ये लिखा हुआ है, न्यूटन किसके बराबर आया था इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट। इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आया था। तो न्यूटन को मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और यहाँ पे न्यूटन डिवाइड हो रहा है किससे, मीटर स्क्वायर से। तो यहाँ पर यूनिट्स फ्रैक्शन जाएंगी तो आप इनको बिल्कुल वैसे सिंप्लीफाई करेंगे जैसे आप अलजेब्रा में फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, और आखिर में सारे डिनोमिनेटर्स जो बचेंगे कैंसिल वैंसिल करने के बाद उन डिनोमिनेटर्स को उठा के ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे, उनकी पावर को नेगेटिव कर देंगे। फिलहाल सिंप्लीफिकेशन ये हो रही है कि ऊपर जो मीटर लिखा हुआ है ये नीचे वाले मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर जो मीटर लिखा हुआ है वो नीचे वाले मीटर के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो पास्कल किसके बराबर हुआ, पास्कल बराबर हुआ किलोग्राम सेकंड -2 डिवाइडेड बाय मीटर के। और आखिर में हम ये करते हैं कि जो हमारे फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनको हम न्यूमरेटर्स में ले जाते हैं। तो जब आप मीटर को ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में तो किलोग्राम अपनी जगह पर है, मीटर ऊपर जाकर इन्वर्स हो जाएगा, इनके -1 हो जाएगा क्योंकि मीटर को आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर गए। बाकी सेकंड -2 अपनी जगह पर होगा। तो इससे क्या प्रूव हुआ, इससे ये प्रूव हुआ कि पास्कल जो है वो इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट बराबर होता है किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड -2 के। ठीक है। तो इससे ये साबित हुआ कि जो पास्कल होता है वो इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट बराबर होता है किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड -2 के। चले जी, उसके बाद नेक्स्ट जो ड्राइव्ड यूनिट है जिसको आपको बेस यूनिट में एक्सप्रेस करना है वो है जूल। ठीक है। सबसे पहली जो चीज आपको करनी होती है, सबसे पहला स्टेप आपको ये करना होता है कि जूल किस चीज की यूनिट है। तो आप मुझे जवाब दें, जूल्स किस चीज की यूनिट है? जूल किस चीज की यूनिट है, बताओ भाई। एनर्जी। जूल्स एनर्जी की यूनिट है। ठीक है। बेशक जूल एनर्जी की यूनिट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, क्योंकि एनर्जी तो बहुत सारी तरह की होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अलग होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अलग होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अलग होगा, थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला अलग होगा। तो मैं बजाय एनर्जी के मैं वर्क ले लेता हूँ, वर्क की यूनिट भी तो जूल होती है, क्या ख्याल है? मैं बजाय एनर्जी के वर्क ले लेता हूँ, वर्क की यूनिट भी जूल होती है। वर्क लेने का फायदा ये होगा कि वर्क के बहुत सारे फॉर्मूले नहीं होते, वर्क का एक ही फॉर्मूला होता है।
और वर्क का जो एक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का तो एक ही फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? वो है जूल्स। फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट जो है वो क्या है? मीटर। अब जूल बराबर आया न्यूटन मीटर के। इसमें मीटर तो बेस यूनिट है, लेकिन न्यूटन जो है वो बेस यूनिट नहीं है। लेकिन हम ऑलरेडी ऊपर जो है वो ड्राइव कर चुके हैं कि न्यूटन किसके बराबर था? न्यूटन बराबर था किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस टू के बराबर था। तो जूल्स बराबर है न्यूटन मीटर के। इस न्यूटन मीटर में से हमने न्यूटन को रिप्लेस कर दिया किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस टू से। आगे एक मीटर और लिखा हुआ है। अब इस एक्सप्रेशन में 2 मीटर आ गए। दोनों मीटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम, और मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और आगे आ जाएगा सेकंड माइनस टू। तो पता ही चला कि जिस तरह से हमने पास्कल को और न्यूटन को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट ड्राइव किया था, इसी तरह से जो जूल है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू है। तो फुल एंड फाइनल जो आंसर हो गया वो ये हो गया कि जूल इज इक्विवेलेंट टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। ठीक है। जूल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट्स। वॉट जो है वो पावर है किसकी? सॉरी, यूनिट है किसकी? पावर की। नाउ नेक्स्ट स्टेप, पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? पावर का बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है। अब इसमें हम सारी जो एसआई यूनिट्स हैं वो पुट कर देंगे। ठीक है। जब इसमें हम सारी एसआई यूनिट्स पुट करेंगे तो वर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? पावर की यूनिट तो वॉट हो गई। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल्स। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। यानी वॉट बराबर हुआ जूल पर सेकंड के। अब इसमें सेकंड तो बेस यूनिट है, लेकिन जूल तो बेस यूनिट नहीं है ना। लेकिन जूल को हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, लास्ट टाइम हमने ड्राइव किया था। जूल बराबर था किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू के। तो जूल की जगह हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू डिवाइडेड बाय सेकंड। तो ये जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू। जो डिनोमिनेटर में सेकंड लिखा हुआ है, ये सेकंड जब न्यूमरेटर में जाएगा ऊपर तो ये -1 हो जाएगा। इस तरह ओवरऑल वॉट बराबर हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू, -1 कितना हो जाएगा? -3। इट मीन्स कि जो वॉट है इट इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3। ये हमने वॉट जो कि एक ड्राइव्ड यूनिट है उसको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट हमने एक्सप्रेस कर दिया, जो कि बनता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3। ठीक हो गया? चले जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कूलम। अब सबसे पहले ये बताएं कि कूलम जो है वो किसकी यूनिट है? सबसे पहले ये बताएं कूलम किस चीज की यूनिट है? जल्दी जल्दी बोलें। चार्ज। कूलम चार्ज की यूनिट है। अब ये बताएं कि चार्ज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, अभी कौन बताएगा चार्ज का बेसिक फॉर्मूला? देखें, लास्ट टाइम जब हमने ये ड्राइव यूनिट्स पढ़ी थी, जब हमने लास्ट टाइम ड्राइव यूनिट्स पढ़ी थी, तो देखें हर चीज का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर। हर चीज का फॉर्मूला लिखा हुआ है। फोर्स का फॉर्मूला एम है, प्रेशर का एफ अपॉन ए है, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम है, एक्सलेशन मूवमेंट मोमेंटम वर्क पावर इलेक्ट्रिक चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस। जब ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए हुए हैं तो आप लोग मुझसे अब बोल क्यों नहीं रहे हैं, बता क्यों नहीं रहे हैं फॉर्मूले? ये जब आपको लास्ट क्लास में काम कराया गया है तो आपका फर्ज ये है कि आप इस काम काम को गो थ्रू कर आए ना क्लास लेने। एक लेक्चर करा दिया, बात खत्म हो गई, अगले लेक्चर पे चले आए, तो इस तरह का कोई फायदा नहीं है ना। आप पढ़ते जा रहे हो और भूलते जा रहे हैं।
तो जब मैंने यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला लिख के दिया है तो उसको आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या है। लिखा हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब इतनी बेसिक चीजों में अगर आप अटकते रहेंगे तो फिर सिलेबस तो हो गया हमारा पूरा। एनीवेज, तो चार्ज का बेसिक फॉर्मूला क्या है? चार्ज का बेसिक फॉर्मूला है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी कि चार्ज बराबर है आई मल्टीप्लाई बाय टी के। ठीक है। अब चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है? चार्ज की ऐसा यूनिट है कूलम। करंट की ऐसा यूनिट है एम्पियर। और टाइम की ऐसा यूनिट है सेकंड। तो क्या हमें इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत है? नो सर। नहीं, क्योंकि जो एम्पियर है वो भी बेस यूनिट है और सेकंड जो है वो भी बेस यूनिट है। तो कूलम जो है वो इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट इसके बराबर हो जाएगा। कूलम जो है वो इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट जो है बराबर हो जाएगा एम्पियर सेकंड के। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वोल्ट। ये बताएं वोल्ट किस चीज की यूनिट है? हमें बताएं वोल्ट किस चीज की यूनिट है? सर पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है। ठीक है। अब अगर वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है तो ये बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या है? सर वोल्ट इज टू आई आर करंट। पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल्स टू आई आर होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन ये जो है इसका बेसिक फॉर्मूला नहीं है। बेसिक फॉर्मूला जो पोटेंशियल डिफरेंस का है वो W है over Q. डब्ल्यू ओवर क्यू, यानी कि वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है। वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल्स टू आई आर भी होता है, लेकिन इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, यानी कि डब्ल्यू अपॉन क्यू के बराबर है। अब यहाँ पर अगर आप सारी ऐसा यूनिट्स पुट करते हैं, सो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट तो हो गई वोल्ट। वर्क डन की यूनिट क्या हो गई? वर्क डन की यूनिट हो गई जूल्स। और चार्ज की यूनिट क्या हो गई? चार्ज की यूनिट हो गई कूलम। अब देखिए, ना तो जूल्स बेस यूनिट है ना कूलम बेस यूनिट है। जूल्स को अगर आप बेस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसको हमने ड्राइव किया था किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू। कूलम को अगर आप बेस में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हमने ड्राइव किया था एम्पियर सेकंड। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू। एम्पियर के ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एम्पियर माइनस वन। सेकंड के ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा सेकंड माइनस वन। तो ये सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू और माइनस वन कितना हो जाएगा? माइनस थ्री। और एम्पियर माइनस वन। तो पता है चला कि जो वोल्ट होता है वो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस थ्री एम्पियर माइनस वन के बराबर होता है। ठीक है। वोल्ट जो कि एक ड्राइव्ड यूनिट है वो इन टर्म्स ऑफ यूनिट किसके बराबर है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस थ्री एम्पियर माइनस वन के बराबर। नेक्स्ट इज ओम। ये बताएं ओम किस चीज की यूनिट है? हाँ भी, ओम किस चीज की यूनिट है जरा बताएं। सर रेजिस्टेंस। ओम रेजिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है। ओम रेजिस्टेंस की यूनिट है। और रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? लाइबा तुम बताओ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है? R is equals to V upon I. आर यूज टू वी अपॉन आई। इसमें वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है। वी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस और आई का मतलब है करंट। तो आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई होता है। अब इन सबकी अगर हम ऐसा यूनिट पुट करें तो रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम्स, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वोल्ट और करंट की यूनिट है एम्पियर। यानी कि ओम बराबर हो गया वोल्ट पर एम्पियर के। इसमें से एम्पियर तो बेस यूनिट है लेकिन वोल्ट बेस यूनिट नहीं है। लेकिन वोल्ट को हमने इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट ड्राइव किया हुआ है, ये ऊपर हमने ड्राइव किया था इसको किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस थ्री एम्पियर माइनस वन। वोल्ट की जगह हम लिख देंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस थ्री एम्पियर माइनस वन। तो वोल्ट को हमने इन टर्म्स ऑफ बेस ऐसा यूनिट एक्सप्रेस कर दिया। अब जो डिनोमिनेटर में एक एम्पियर है,
डिनोमिनेटर में जो एक एम्पियर है उसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो जब डिनोमिनेटर वाला एम्पियर पर जाएगा तो वो एम्पियर से एम्पियर -1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3 एम्पियर -2। किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3 एम्पियर -2। तो लिहाजा जो ओम है वो बराबर हो गया किसके, ओम बराबर हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3 एम्पियर -2 के बराबर हो गया। हमने ओम को जो है इन टर्म्स ऑफ बेसिस आई यूनिट ड्राइव कर लिया। तो जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली जो हम जिससे हमें सामना पड़ता है और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ड्राइव यूनिट्स हैं, उनको हमने इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट ड्राइव कर लिया। अभी जो हम टास्क कर रहे हैं इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें आपको मिक्स करके हमने यूनिट्स दी हुई हैं। अब जो हमने मिक्स करके यूनिट्स दी हुई हैं इसमें कुछ जो है बेस है कुछ ड्राइव है, आपको इन सबको बेस में कन्वर्ट करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। इसमें से जूल्स जो है ड्राइव है, बाकी किलोग्राम और केल्विन दोनों बेस हैं। तो किलोग्राम और केल्विन का तो हमें कुछ नहीं करना, जूल को बेस से रिप्लेस करना है। तो जूल की जगह आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2। तो जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 आए ये जूल्स की जगह है। उसके बाद आगे है किलोग्राम -1 और उसके आगे है केल्विन -1। तो एक किलोग्राम से किलोग्राम इनवर्स कैंसिल हो गया, तो बचेगा मीटर स्क्वायर सेकंड -2 केल्विन -1। यानी कि जो आपके लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन लिखी हुई थी जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन, ये बेसिकली बराबर है मीटर स्क्वायर सेकंड -2 केल्विन -1 के। नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखी हुई है न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड में से सेकंड तो बेस है लेकिन न्यूटन जो है ड्राइव्ड है। न्यूटन को भी हमने ऊपर ड्राइव किया था किसके बराबर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर ड्राइव किया था, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड से। तो जो सेकंड -2 है और जो सेकंड +1 है उसका आंसर क्या आएगा, -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन सेकंड जो है बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। न्यूटन सेकंड बराबर हुआ किसके, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। अब मैं चाहूंगा कि यहाँ पे रुक के आप एक बात पे जरा गौर करें। हमने एक डिराइव्ड क्वांटिटी पढ़ी है, अपने वॉल्यूम्स में ही पढ़ी थी, इसे हम कहते हैं मोमेंटम। ये रहा मोमेंटम। और आप देखते हैं मोमेंटम की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी होती है और न्यूटन सेकंड भी होती है। तो इसकी दोनों यूनिट्स किस तरह पॉसिबल हैं, क्योंकि हमने अभी अभी वेरीफाई किया है कि न्यूटन सेकंड जो है वो बेसिकली किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो आप मोमेंटम की यूनिट को किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं और आप मोमेंटम की यूनिट को जो है न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं। और ये भी हमने प्रूव भी कर दिया कि न्यूटन सेकंड जो होता है बेसिकली किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। उसके बाद है ओम मीटर। ओम मीटर में मीटर जो है बेस यूनिट है लेकिन ओम जो है वो ड्राइव्ड यूनिट है। और ओम को हमने ऊपर ड्राइव भी किया है, ओम को हमने ड्राइव किया हुआ। ओम बराबर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3 एम्पियर -2 के। तो ये बराबर होगा किसके, ओम की जगह आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3 एम्पियर -2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है मीटर से। आगे एक मीटर है, ओम मीटर है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, जब मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब सेकंड -3 एम्पियर -2। किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड -3 एम्पियर -2, ये ओम मीटर हो जाएगा। जूल्स पर किलोग्राम, जूल्स पर किलोग्राम में जो है वो किलोग्राम बेस है और जूल्स जो है वो ड्राइव्ड है। तो जूल्स को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, जूल्स किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 के बराबर है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किलोग्राम इनवर्स से। तो जो किलोग्राम है वो किलोग्राम के इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा मीटर स्क्वायर सेकंड -2 बचेगा आपके पास। उसके बाद है जूल्स पर केल्विन। केल्विन तो बेस है लेकिन जूल जो है ड्राइव्ड है। तो जूल की जगह हम क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है केल्विन इनवर्स से। अब आप देख सकते हैं कि इसमें इस एक्सप्रेशन में मजीद कुछ भी जो है कैंसिल नहीं हो रहा है या कुछ भी जो है वो इसमें डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो लिहाजा बस यही इसका आंसर होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 केल्विन इनवर्स। तो ये हमने एक अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली, और इस अच्छी खासी प्रैक्टिस में हमने ये देखा कि किस तरह से हम एक ड्राइव्ड यूनिट को जो है
इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। आगे एक दो सवाल और भी हैं, ये भी देख लेते हैं चले। न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम में जो है न्यूटन और कूलम दोनों ड्राइव यूनिट्स हैं, तो न्यूटन और कूलम दोनों को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। न्यूटन को हम रिप्लेस करेंगे किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस टू से, और कूलम जो है वो बराबर होता है एम्पियर सेकंड के। चूंकि कूलम पे इनवर्स है तो एम्पियर सेकंड पे भी कलेक्टिवली इनवर्स आएगा। अब ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। एम्पियर की पावर भी -1 होगी, सेकंड की पावर भी -1 होगी, और चूंकि यहाँ पे 2 सेकंड्स हैं तो दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस टू, सेकंड -1 कितना हो जाएगा -3, और आगे एम्पियर -1 है। तो न्यूटन पर कूलम जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ था वो बराबर होगा किलोग्राम मीटर सेकंड -3 एम्पियर -1 के। वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर में मीटर जो है वो तो बेस यूनिट है, वोल्ट बेस यूनिट नहीं है। वोल्ट को शायद हमने डिफाइन किया था किलोग्राम और मीटर स्क्वायर और सेकंड -3, और मेरे ख्याल से एम्पियर इनवर्स शायद ये किया था ना। तो वोल्ट को एक दफा और देख लेते हैं हम। ये रहा वोल्ट। वोल्ट था किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3 एम्पियर -1, बिल्कुल सही है, यही किया था हमने। तो वोल्ट तो बराबर हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3 के, और एम्पियर के एम्पियर -1। आगे है मीटर इनवर्स। तो आपका एक मीटर स्क्वायर है और एक मीटर -1 है। तो मीटर स्क्वायर और मीटर -1 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बचेगा? जब आप जो है मीटर स्क्वायर मीटर -1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो बचेगा किलोग्राम मीटर सेकंड -3 एम्पियर -1। जब आप मीटर स्क्वायर को और मीटर -1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो +2 और -1 कितना होता है +1, तो किलोग्राम मीटर बचेगा सिर्फ, और सेकंड -3 और एम्पियर -1। वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट जो है उसको आप जो है किस तरह लिखते हैं? वॉट बराबर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3 के बराबर होता है, जबकि आगे लिखा हुआ है मीटर -2। तो मीटर स्क्वायर मीटर -2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली बराबर होगा किलोग्राम सेकंड -3 के बराबर होगा वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने काफी सारी ड्राइव यूनिट को जो इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट एक्सप्रेस किया है। अब जैसे कि आपको पता है कि हम हर चैप्टर का पहले एक टॉपिक लेते हैं, और उस टॉपिक में जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं हर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद उसके 4-5 एमसीक्यूज करते हैं फ्रॉम द पास्ट पेपर। तो अभी हमने जो है ये ड्राइव यूनिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब इसके हम जो है 4-5 क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम पास्ट पेपर्स। ये बेसिकली ऐसा यूनिट का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसके आज डिस्कशन है ये। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूनिट्स आर बोथ एसआई बेस्ड यूनिट्स। इनमें से कौन सी दो यूनिट्स हैं जो कि एसआई भी हैं और बेस भी हैं? अब देखें, एम्पियर जो है वो एक एसआई बेस यूनिट है, लेकिन डिग्री सेल्सियस जो है वो एसआई यूनिट नहीं है। एम्पियर जो है वो एक एसआई यूनिट है और बेस भी है। केल्विन जो है वो एक एसआई यूनिट भी है और बेस भी है, तो लिहाजा यही हमारा आंसर है। सी और डी हमारे आंसर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कूलम जो है वो एसआई यूनिट तो है लेकिन बेस नहीं है, और डिग्री सेल्सियस जो है वो एसआई यूनिट नहीं है। कूलम एसआई यूनिट है लेकिन बेस नहीं है। केल्विन जो है वो एसआई यूनिट है और बेस है। हमें दोनों एसआई यूनिट चाहिए थी और दोनों बेस चाहिए थी, ऐसा सिर्फ ऑप्शन बी में हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्रेसेस द वोल्ट इन टर्म्स ऑफ एसआई बेस यूनिट। वोल्ट को भी हमने ड्राइव किया था, और वोल्ट को हमने ड्राइव किया था किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3 एम्पियर -1, ये हमने वोल्ट को ड्राइव किया था। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3 एम्पियर -1 कहाँ लिखा हुआ है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3 एम्पियर -1 जो लिखा हुआ है ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि वन प्रॉपर्टी Q of a material is used to describe the behavior of sound waves in the material. Q is defined as the pressure P of the sound wave divided by the speed V of the wave and the surface area A of the material through which the wave travels. So what are the SI base units of Q? ये कह रहे हैं Q कोई एक प्रॉपर्टी और ये बराबर है प्रेशर डिवाइड बाय स्पीड इनटू एरिया के। तो Q की SI बेस यूनिट्स क्या होंगी? तो Q की SI बेस यूनिट्स निकालने के लिए आप फॉर्मूले में जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन सब की SI यूनिट लिखते हैं।
ऊपर पी लिखा हुआ है, पी का मतलब प्रेशर है, लेकिन प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो पास्कल होती है, और पास्कल को हम ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ एसआई बेस यूनिट लिख चुके हैं, और वो था किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस 2। आप चाहे तो पिछले लेक्चर में शेयर में चेक कर सकते हैं। पास्कल जो है, जो कि प्रेशर की एसआई यूनिट है, वो इन टर्म बेस यूनिट बराबर था किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस 2 के। स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो बेस यूनिट वो मीटर पर सेकंड होती है, और एरिया की जो एसआई यूनिट होती है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट वो मीटर स्क्वायर होती है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर बचेगा किलोग्राम, ऊपर बचेगा किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस 2, और नीचे बचेगा मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर क्यूब सेकंड माइनस 1। अब आप डिनोमिनेटर्स को ऊपर लेके जाएंगे, जब आप डिनोमिनेटर्स को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर माइनस 1 सेकंड माइनस 2। अब डिनोमिनेटर में जो मीटर क्यूब है ऊपर जाके हो जाएगा मीटर माइनस 3, और सेकंड माइनस 1 ऊपर जाके हो जाएगा प्लस 1, और सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा किलोग्राम मीटर माइनस 4, और सेकंड बचेगा माइनस 1। तो आपका आंसर होगा किलोग्राम मीटर माइनस 4 सेकंड माइनस 1। तो किलोग्राम मीटर माइनस 4 और सेकंड माइनस 1 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन एक्सप्रेस्ड इन एसआई बेस यूनिट्स? इन चारों में से रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट जो है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट कौन सी है? रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती है, और ओम को हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। ओम बराबर आया था किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3, और एम्पियर माइनस 2 के बराबर आया था। ओम जब हमने ड्राइव किया था, अभी थोड़ी देर पहले ड्राइव किया है, तो वो बराबर आया था किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3 एम्पियर माइनस 2 के। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3 एम्पियर माइनस 2 कहाँ लिखा हुआ है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3 एम्पियर माइनस 2 लिखा हुआ है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि विच पेयर ऑफ क्वांटिटीज डू नॉट हैव द सेम एसआई बेस यूनिट्स? इनमें से कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनकी एसआई बेस यूनिट सेम नहीं होगी? अगर आप बात करें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे हम ईएमएफ कहते हैं, इसकी एसआई यूनिट वोल्ट होती है, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी एसआई यूनिट भी वोल्ट होती है। अब चूंकि दोनों वोल्ट्स हैं, दोनों को जब हम बेस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों बराबर आएंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3 और एम्पियर माइनस 1 के। तो लिहाजा दोनों की बेस यूनिट सेम आएगी। प्रेशर और स्ट्रेस दोनों के बारे में मैं बता चुका हूँ। प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल होती है, स्ट्रेस की एसआई यूनिट भी पास्कल होती है। दोनों को जब बेस में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों की बेस बनेगी किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस 2। स्प्रिंग कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ अ फोर्स। स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, और मोमेंट ऑफ अ फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। अब सीधी सीधी बात है, अगर मैं न्यूटन पर मीटर को बेस में कन्वर्ट करूंगा और न्यूटन और मीटर को बेस में कन्वर्ट करूंगा, तो जाहिर है दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट यूनिट्स हैं। न्यूटन पर मीटर इज नॉट इक्वल टू न्यूटन मीटर, दोनों की बेस यूनिट भी डिफरेंट आएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि ऑप्शन सी में दोनों चीजें की यूनिट डिफरेंट आएगी। न्यूटन पर मीटर जो है वो न्यूटन मीटर के बराबर नहीं हो सकता। आखिरी ऑप्शन को भी चेक कर लें, टॉर्क। टॉर्क जो है वो न्यूटन मीटर में होता है, और जूल्स वर्क यूनिट जूल होती है, और जूल भी जो है न्यूटन मीटर के ही बराबर होता है। अब सारे दोनों न्यूटन मीटर हैं, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों का आंसर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 आएगा बेस यूनिट में। तो स्प्रिंग कांस्टेंट और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स जो है ऐसी दो क्वांटिटीज हैं जिनकी एसआई बेस यूनिट सेम नहीं होती। अदरवाइज ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई बेस यूनिट सेम होती है, प्रेशर और स्ट्रेस की एसआई बेस यूनिट सेम होती है, और टॉर्क और वर्क की जो एसआई बेस यूनिट भी सेम होती है, इक्वल होती है।